हेलो हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं ललिता कौशिक एक बार फिर आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में स्वागत करती हूँ। सबको गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू, जय महाकाल। हाँ तो भैया, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आपकी CDP का अगला मॉक टेस्ट है जो आपका टॉप 50 नंबर का है, जो आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे और अपने सेक्शन को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि जो क्लास में अगर आप बीच में आते हो तो फ्लो बिगड़ता है। ठीक है, तो सब लोग क्लास में टाइम से आएंगे। ओके, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। समीना है, सबनम है, सबको गुड इवनिंग। राहुल गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग, ज्योति गुड इवनिंग। सब जल्दी जल्दी आ जाएंगे सब लोग। ओके, टॉप 50 प्रश्न हैं आपके और सारे लोग नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे और जितने भी आपके गलत होते हैं उतने बताएंगे, यानी कि आप 50 में से कितने आप सही कर पाए हैं उन सबको मुझे लास्ट में फीडबैक देंगे आप लोग अपना। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास जल्दी कवर करेंगे सारी क्लास को। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे आप लोग। आनुवांशिकता, इसको थोड़ा छोटा और कर लेती हूँ। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग शिवानी। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्या जो आपके पहलू होते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट के कुछ पहलू होते हैं वो आनुवांशिकता से और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं? या ऑप्शन नंबर 2 है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। क्या जीन्स बच्चे के डेवलपमेंट में या बच्चे के प्रदर्शन में पूर्ण भूमिका निभाते हैं? या ऑप्शन नंबर 3 है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है? या ऑप्शन नंबर 4 है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताएंगे आप लोग पर्यावरण की भूमिका क्या है, यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सत्य होगा? गुड इवनिंग पिंकी, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे इसका। हाँ जी, बिल्कुल, कौन सा सही है? जो आपका होता है, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि जो विकास होता है उसको आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, यही क्या होती है आपकी? यही होता है आपका विकास, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट को आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग आनंद, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? जा सकता बताएंगे आप लोग, कौन सा पियाजे के अनुसार सही नहीं है? क्या पियाजे कहते हैं विकास गुणात्मक चरणों में होता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में, यानी कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं? या ऑप्शन नंबर 3 है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है? या ऑप्शन नंबर डी है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, यानी कि पियाजे इसको गलत कहते हैं? बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? चिंकी सी बता रही हैं, सब लोग बताएंगे। चीकू सी बता रहे हैं, तेजस बता रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग तेजस। सब लोग बताएंगे कौन सा वाला सही है, पियाजे के अनुसार कौन सा कहा नहीं जा सकता?
बिल्कुल, क्या कहते हैं प्याजे साहब? प्याजे साहब कहते हैं विकास यानी कि जो डेवलपमेंट होता है गुणात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों का विकास होता है और जो बड़ों का विकास होता है वो उनमें क्या गुणात्मक अंतर होता है दोनों के विकास में। तो विकास कैसा होता है? गुणात्मक चरणों में होता है। बिल्कुल, बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं यानी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। प्याजे ने बच्चों को किसकी संज्ञा दी है? नन्हे वैज्ञानिकों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बिल्कुल, और निरंतर अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का नियम कौन साहब देते हैं? तो थॉर्नडाइक साहब क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक साहब आपका अभ्यास का सिद्धांत देते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत बात है, पियाजे साहब इसकी बात नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो लोग भी बता रहे हैं, आनंद बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समीना बता रही हैं बिल्कुल राइट आंसर है समीना तुम्हारा, प्रवीण बता रहे हैं बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की कौन सी सीमा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है अहम मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है अनुत्क्रमणीयता नहीं है। बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक की एक सीमा नहीं है? क्या बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता आपका इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं है बच्चे में, या अहम मान्यता नहीं है, अनुत्क्रमणीयता नहीं है? बताएंगे आप लोग। शमीना सी बता रही हैं, नीतू कुमारी डी बता रही हैं, आनंद डी बता रहे हैं थर्ड का। सब लोग बताएंगे कौन सा वाला सही हो। हाँ जी बिल्कुल, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं होती क्या बच्चे में? बिल्कुल होती है, लेकिन बच्चा पूरी चीज़ में से सिर्फ एक पर ही ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि आपने बच्चे के हाथ में, जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक एज में होता है यानी कि कितना बड़ा बच्चा 2 से 7 ईयर का होता है, यानी 2 से 7 ईयर का बच्चे के हाथ में आपने एक फ़ोन दिया, ठीक है, तो बच्चे को इसमें कॉल होती है कोई मतलब नहीं है, व्हाट्सअप चलता है कोई मतलब नहीं है, फेसबुक भी चलती है कोई मतलब नहीं है, ट्विटर चलता है उससे भी कोई मतलब नहीं है। बच्चे को उस फोन में बस किससे मतलब है? ध्यान केंद्रित सिर्फ एक चीज़ की तरफ करेगा, किसकी तरफ? बच्चे को सिर्फ यूट्यूब से मतलब है, वो यूट्यूब पर जाकर सिर्फ कार्टून चलाएगा। तो बच्चा ध्यान केंद्रित तो करता है लेकिन सिर्फ एक चीज़ पर, ठीक है। क्या प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है? देखते हैं। अहम मान्यता होती है, बिल्कुल बच्चा इकोसेंट्रिज्म होता है इस वाली एज में, ठीक है, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है। अगर बच्चे से कहें नहीं नहीं ये मत करो तो बच्चा बड़ी जल्दी गुस्सा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल अनुत्क्रमणीयता भी होती है बच्चे में। प्रतीकात्मक विचार का जो विकास होता है ना, प्रतीकात्मक विचार का विकास, ठीक है, यानी कि प्रतीकों को देखकर समझना, ये किस में होता है आपका? अनौपचारिक। कौन सी वाली में? अनौपचारिक, या आप इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल, कौन बता रहे हैं? ये चीकू बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है चीकू आपका। शमीना भी सी बता रही हैं, सुनील भी सी बता रहे हैं, बिल्कुल ओके, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अनुत्क्रमणीयता होती है बच्चे में, अहम मान्यता ईगोसेंट्रिज्म भी होता है, ध्यान केंद्रित भी करता है। प्रतीकात्मक विचार का जो विकास है बच्चे में वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है जाके। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हाँ जी, के अलावा यानी कि एक को छोड़कर निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक को छोड़कर, क्या वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं खेल के माध्यम से? ऑप्शन नंबर बी है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या ऑप्शन नंबर सी है यह समय बिताने का सुखद तरीका है, या ऑप्शन नंबर डी है विनय कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना है या उपयोग किया जाए। बताएंगे आप लोग, एक को छोड़कर खेल के बारे में क्या सही है आपका, क्या सही नहीं है? मतलब एक सही नहीं है बाकी सारे सही हैं। बताएंगे आप लोग कौन सा सही नहीं है? ओके, बाल मुरारी बता रहे हैं सी, ओके, सब लोग। राहुल बता रहे हैं डी, ओके, पूजा बी बता रही हैं, ओके, तेजस बी बता रहे हैं, चीकू सी बता रहे हैं। सब लोग बताएंगे कौन सा वाला सही है। बिल्कुल, क्या खेल से शरीर को निपुणता प्राप्त नहीं होती? बिल्कुल प्राप्त होती है,
ठीक है। क्या इंद्रियों उत्तेजित नहीं होती? बिल्कुल होती हैं साहब। विनय कौशल यानी कि एक कौशल कौशल को बढ़ाते हैं। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, बच्चा कोई क्रिकेट खेलता है तो क्या पता उसने क्रिकेट वाले कौशल को बढ़ा लिया उसने, ठीक है, बिल्कुल कौशल को बढ़ाते हैं। यह समय बिताने का सुखद तरीका नहीं होता, क्योंकि जो खेल है वो किसके लिए कराया जाता है, आपको किस लिए खिलाया जाता है? जिससे कि आप में उसका सामाजिक विकास हो जाए, ठीक है, शारीरिक विकास हो जाए। आपका मनोरंजन करवाने के लिए टीचर टीचर फ्री बैठा है, ठीक है, वो आपका विकास करना चाहता है चारों तरफ से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए कौन सा प्रश्न आमंत्रित करेगा? यानी कि बच्चे, ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जिससे बच्चे अपना अपसारी माइंड लगाएंगे? तो बताएंगे आप लोग। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर सी है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है आपका विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। बताएंगे आप लोग। हाँ जी, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका इसमें। प्रश्न नंबर 5 में बताएंगे कौन सा सही है। 5 का डी बता रहे हैं। सबसे पहले बताया है किसने? खुशी बता रही हैं। बिल्कुल सब लोग बताएंगे कौन सा वाला सही है। पाल मुरारी पिंकी भी डी बता रही हैं। सुनील चीकू बिल्कुल डी 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 चीकू डी। नेहा बता रही हैं बिल्कुल। सैम्पा बता रहे हैं बिल्कुल। कौन सा? क्या आप जानते हैं इसका उत्तर क्या है? नॉर्मल मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे कुछ एक कोई कहानी पढ़ाई आपको, जैसे कि खरगोश और मैंने किसकी, खरगोश और किसकी, कछुए वाली कहानी सुनाई, ठीक है। तो मैं पूछूंगी क्या आप जानते हैं इस रेस में कौन जीता था? तो आप देन जस्ट आंसर बताओगे हाँ जी मैम जानते हैं ना, खरगोश जीता था। तो इसमें बच्चे ने अपना दिमाग लगाया? नहीं लगाया साहब। सही जवाब क्या है मैं पूछूंगी, खरगोश जीता था या चूहा जीता, खरगोश जीता था या खरगोश जीता था या कछुआ जीता था? इसमें सही जवाब क्या है? आप कहेंगे मैम खरगोश जीता था, ये सही जवाब है। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप इन दोनों की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका। यानी कि एक काम को करने के जब बहुत सारे तरीके होते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। क्या? अपसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। ओके आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर बी है आपका थेमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, रैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना। या ऑप्शन नंबर डी है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। बताएंगे आप लोग इनमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में सही है। हाँ जी नमस्कार ओनली, नमस्कार। नेहा ये बता रही हैं। मेंडल ए बता रहे हैं बिल्कुल। प्रीति बता रही हैं डी। पिंकी भी 6 का ए बता रही हैं। ए सैम्पा ए बिल्कुल। कौन सा वाला सही होगा? क्या हम बच्चे को प्रगतिशील शिक्षा के लिए रैंकिंग रैंकिंग देंगे बच्चे को कि तू फर्स्ट नंबर आया है, ये तू होशियार है, ये इससे ज़्यादा गंवार है? क्या रैंकिंगों में बांटेंगे? ठीक है ओके। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, क्या क्षमताओं के समूह बनाएंगे कि ये बच्चा ज़्यादा होशियार है, ये उससे कम होशियार है? क्या उनको रैंकिंग की तरफ, ठीक है, क्या उनकी लेबलिंग कर देंगे? क्या परियोजना विधि बिल्कुल सही बात है। क्षमता समूह बनाना गलत बात और रैंकिंग करना भी गलत बात होती है इसमें। तो करके सीखना प्रगतिशील शिक्षा के लिए सबसे बढ़िया है। परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रगतिशील शिक्षा के बारे में एकदम सही बात है। रैंकिंग करना गलत होता है, छात्रों के समूह बनाना, लेबलिंग करना गलत बात, रैंकिंग करना, क्षमता समूह यहाँ पे ये गलत बात है, ठीक है ओके। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? बताएंगे आप लोग कौन सा कथन ये बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन नंबर ए है स्कूल शिक्षा के को
यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 2 है स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, या ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड है स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करें, या ऑप्शन नंबर डी है जीवन सच्चा शिक्षक है। बताएंगे आप लोग इसमें कौन सा सही होगा आपका, किसके बारे में, शिक्षा स्वयं ही जीवन के बारे में कौन सा कथन निर्धारित करता है, कौन सा कथन सही बताता है इस बात को। बताएंगे आप लोग। हाँ जी, बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। कौन सा कथन बताता है क्या स्कूल में यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, लंबे समय तक पढ़ा रख कर बच्चों को आप पढ़ा लेंगे, नहीं स्कूल की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई स्कूल की आवश्यकता क्यों नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है। क्या जीवन सच्चा शिक्षक होता है, या स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा कैसी चीज आती है, सामाजिक जो समाज के लिए जरूरी हो और जो प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। प्रतिबिंब का मतलब होता है आईना दिखाई, किसका, दुनिया का। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के रूप में ऑप्शन नंबर ए है उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन है, या ऑप्शन नंबर बी है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, या ऑप्शन नंबर सी है यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, या ऑप्शन नंबर डी है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। बताएंगे कौन सा वाला सही है। हाँ जी बताएंगे, प्रश्न नंबर 8 का आंसर बताएंगे सब लोग। आकाश सी बता रहे हैं, रीना बता रही हैं सी, नेहा 8 का बी बता रही हैं। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। प्रश्न नंबर 8 का कोहल वर्ग के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे सही माना जाता है। राधे राधे प्रमोद, सब लोग बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। बिल्कुल, क्या कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में बिल्कुल उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच समायोजन का समर्थन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या बताया गया है कि यानी कि नैतिकता भी परिपक्वता से आएगी जब आपका आज्ञा एवं दंड पालन वाली अवस्था होती है। सबसे पहली जो होती है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, क्या उसमें बच्चा नैतिक अनैतिक होता है, नहीं होता। ठीक है, नैतिक अनैतिक नहीं होता। ठीक है, तो बच्चा कैसा होता है, नैतिक अनैतिक तो होता नहीं, बच्चा आज्ञा एवं दंड की वजह से वर्क करता है। लेकिन जैसे ही जैसे बच्चा परिपक्व होता जाता है उसमें नैतिक परिपक्वता यानी कि नैतिकता भी आती जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किसको। ऑप्शन नंबर ए है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, या ऑप्शन नंबर बी है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या ऑप्शन नंबर सी है एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सहित स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। बताएंगे, चीकू सी बता रहे हैं। ओके, चीकू सी बता रहे हैं, कुमारी बता रही है, कुमारी ब्यूटी सी, पिंकी भी सी बता रही है, चीकू सी बता रहे हैं। बिल्कुल सब लोग बताएंगे कौन सा वाला सही होता है। निकटतम निकटवर्ती विकास के क्षेत्र, यानी कि किसको कह सकते हैं हम निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, उसको कहते हैं किसको, ZPD सिद्धांत को। किसको, ZPD सिद्धांत को, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये किसने दिया है, ये दिया है आपका वाइगोत्स्की जी ने। किसने, वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। कौन सा, ZPD सिद्धांत। ZPD सिद्धांत क्या बताता है,
जैसे कि अभी सोचो आप, जेडपीडी जो सिद्धांत है इसमें आपने कोई टेस्ट दिया, मान लेते हैं हम, आपने सी टेट का कोई पेपर दिया और आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और आप कितने लेकर आते हो, नंबर लेके आते हो 70 या 80। पास होने के लिए कितने चाहिए, 90 नंबर चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो आप किसी बड़े की हेल्प लेकर, आपने 120 नंबर पाए। तो जो 70 और 80 और 120 के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या है, आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, ठीक है, सहयोग यानी कि हेल्प मिलेगी बड़े की, सही स्तर के साथ कोई कार्य स्वयं कर सकते हैं। कोई काम कितना किया, यानी कि 60 नंबर खुद लाए, सहयोग से 120 नंबर करे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो 60 से 120 तक नंबर लेके जो गया है, बीच वाला स्थान क्या है, वो तो जेडपीडी है। ठीक है, और आपकी 60 से 120 नंबर करने में जिसने हेल्प की है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। उसको पाड़ या ढांचा भी कह सकते हैं। क्या, पाड़ या ढांचा। ठीक है, यानी कि जो बीच में हमारी टेम्परेरी हेल्प करता है, सहयोग करता है, उसको ही पाड़ या ढांचा, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, और जो 60 और 120 के 20 नंबरों के बीच में जो डिफरेंस था, उसे निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये दिए किसने हैं, ये वाइगोत्स्की साहब ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 10। एक लिंगी व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर ए है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या ऑप्शन नंबर बी है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, या ऑप्शन नंबर सी है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है, या ऑप्शन नंबर डी है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। एक लिंगी व्यक्तित्व यानी कि एक मनुष्य में, जैसे कि कोई लड़का है, एक लिंगी व्यक्तित्व का मतलब होता है कोई लड़का है, उसमें लड़के के और लड़की दोनों के गुण हो जाएं, उसे ही कहते हैं एक लिंगी व्यक्तित्व। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका जब किसी नॉर्मली कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, नॉर्मली गुणसूत्र होते हैं 46। कितने होते हैं, 46। ठीक है, तो ये क्या है, एक जब बढ़ जाता है 46 की जगह 47 की आपकी ट्राइसोमी हो जाती है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जब कोई लड़का होता है ना, तो आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, यानी कि उसमें स्त्री जैसे भी गुण होंगे और आदमी जैसे भी गुण होंगे। एक लिंगी व्यक्तित्व का मतलब ये होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। समाज में जो रूढ़िवादी प्रचलित लिंग भूमिका होती है ना, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता कहते हैं, रूढ़िवादी जो लिंग भूमिका होती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 11। बच्चे खाली जगह को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। क्या मीडिया के द्वारा, सामाजिकरण के द्वारा, संस्कृति के द्वारा और ट्यूशन के द्वारा, एक को छोड़कर सबके द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, किसको छोड़कर। 10 का बी बता रहे हैं आनंद। 11 का बताइए सर, 11 का सब लोग जल्दी जल्दी। हाँ जी, सब लोग 11 का आंसर बताएंगे। 11 का डी, 11 का डी। यादव बता रहे हैं, यादव कुछ बता ही नहीं रहे हैं। चीकू सी बता रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। कौन सा वाला सही होगा आपका, जो लोग भी डी बता रहे हैं, ट्यूशन मीडिया से भी बच्चे को सामाजिकरण की भूमिका है नहीं है ये, तो ये जब सामाजिकरण की भूमिका है तो लिंग निर्धारण जरूर करेगा। सामाजिकरण, संस्कृति, ये तीनों क्या है, लिंग भूमिकाएं निभाते हैं। ट्यूशन होता है वो एक लिंग भूमिकाएं निभाता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 12। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, यानी कि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं आपके, ठीक है, यानी कि जो सिर्फ सब्जेक्टिव बेस के होते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं व्यापक परीक्षण। क्या, व्यापक परीक्षाएं या व्यापक परीक्षण कह सकते हैं, जो साल के अंत में होते हैं, उनको ही मानक परीक्षण कहते हैं। उनकी एक आलोचना यह है कि
ऑप्शन नंबर ए है आपका, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। या ऑप्शन नंबर बी है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। या ऑप्शन नंबर सी है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। या ऑप्शन नंबर डी है, वे बच्चे की क्षमता का स्पष्ट तस्वीर नहीं है देते। बताएंगे आप लोग। बताएंगे आप लोग। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि बिल्कुल, क्या होता है, ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए क्या होती हैं, पक्षपाती होते हैं। होता है ना पक्षपाती, पेपर आउट हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। या ऑप्शन नंबर बी है आपका, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। या ऑप्शन नंबर सी है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। या ऑप्शन नंबर डी है आपका, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बताएंगे आप लोग। बुद्धि यानी कि बुद्धिमानी का सिद्धांत, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कौन सा है आपका? बताएंगे आप लोग इसको मुझको। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत। बिल्कुल, कौन सा वाला सही है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हो सकता है किसी में मैथमेटिशियन बुद्धि हो सकता है किसी में भाषाई बुद्धि हो सकता है किसी का विकास आपका शारीरिक गतिक बुद्धि में ज़्यादा हो गया हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 14। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कि ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। या ऑप्शन नंबर बी है आपका, बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने और तद तदनुसार परीक्षण रणनीति का चयन करने में। या ऑप्शन नंबर सी है, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। या ऑप्शन नंबर डी है, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनको सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। बताएंगे आप लोग। सीखने का मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कब कर सकते हैं? देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन कब होता है? जब सतत मूल्यांकन होता है, यानी कि जब आपका क्लास में मूल्यांकन होता है। ठीक है, जब क्लास में मूल्यांकन होता है वो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है। और सीखने का मूल्यांकन होता है ना वो होता है आपका क्लास, मतलब जब पूरी ईयर ख़त्म हो जाती है साल के अंत में। ठीक है, वो व्यापक मूल्यांकन होता है। बताएंगे आप लोग इसका आंसर मुझको। हाँ, तो कौन सा वाला सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है? सीखने के लिए मूल्यांकन होता है आपका सतत मूल्यांकन, यानी कि जो
क्लास के बीच में होता है, और सीखने का मूल्यांकन होता है जो व्यापक मूल्यांकन होता है, जो आपका साल के अंत में होता है। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चे की प्रगति के बारे में क्या बताता है? सीखने के लिए जो मूल्यांकन होता है क्लास में होता है, और उपलब्धि स्तर को कौन बताता है? जो सीखने का मूल्यांकन होता है। ठीक है, जो आपके साल के अंत में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी, अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या ऑप्शन नंबर 2 है आपका अनियमित और असंबद्ध होता है, या ऑप्शन नंबर 3 है आपका धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका बहुस्तरीय होता है। बताएंगे आप लोग बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है? क्या केवल उसमें परिमाणात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, क्या अनियमित और असंबद्ध होता है, या धीमी गति से होता है उसे मापा नहीं जा सकता, यह बहुस्तरीय और मिश्रित होता है? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, जो लोग भी डी बता रहे हैं कैसा होता है बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। ठीक है, कह सकते हैं कभी बच्चे का सामाजिक विकास ज़्यादा हो जाता है, तो कभी बच्चे का हो सकता है नैतिक विकास ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कभी बच्चे की मोटापा ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है बच्चा पतला हो जाए कभी। तो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है बच्चे का विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान स्तर पर पहुंच सकें, या ऑप्शन नंबर 2 है वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि का कार्य करते हैं, या ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन, या ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता। बताएंगे आप लोग निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? सी बिल्कुल, जो लोग भी सी बता रहे हैं बच्चे का वर्तमान स्तर स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर सकता है एवं अधिक वयस्क कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से जो उसको कौशल प्राप्त होता है उसे ही निकटस्थ विकास का क्षेत्र या जेडपीडी सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल, असफल विद्यार्थियों की पहचान करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है, या ऑप्शन नंबर 3 है आपका बच्चे के अधिगम में सहायक नहीं होता, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट पैदा करता है। बताएंगे आप लोग प्रगतिशील शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होता है? ए, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, कुछ सी भी बता रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग भी बी बता रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है प्रगतिशील मूल्यांकन, यानी जो क्लास के बीच में होता है जिसे हम सतत मूल्यांकन भी कह सकते हैं। ठीक है, वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है?
अब ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्ट बंडूरा जी, लेव वाइगोत्स्की जी, स्किनर साहब या जीन पियाजे। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? बताएंगे आप लोग कौन सा सही है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण जोड़ा गया? सोनी बी बता रही हैं, अनीता बी डी बता रही हैं, प्रियंका बी बता रही हैं, शुभा बी बता रही हैं, ओके, आकाश बी बता रहे हैं और कुमारी ब्यूटी भी बता रही हैं। बिल्कुल कौन सा? लेव वाइगोत्स्की बिल्कुल राइट आंसर है। सांस्कृतिक उपकरण लेव वाइगोत्स्की द्वारा जोड़ा गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बंडूरा साहब के द्वारा दिया गया। क्रिया प्रसूति का सिद्धांत आपका पीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। अवस्था का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा? जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, ओके। और समाज सांस्कृतिक सिद्धांत तो आपका वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 5। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िबद्धता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी हो सकती है? यानी कि क्या करना है? लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को कम करना है, ठीक है, और विकास की पद्धति है और जो विकास का जो विस्तार है उसको बढ़ाना है। तो कौन सा सबसे प्रभावशाली पद्धति हो सकती है आपकी? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है आपका एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, यानी कि एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियों में बांट देना। या ऑप्शन नंबर 2 है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन नंबर 3 है आपका लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार कर देना। या ऑप्शन नंबर 4 है समाज में चित्रित लिंग भूमिका को प्रबल करना। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? बी 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 बिल्कुल भैया, 4 का बी बिल्कुल। जो लोग भी 4 का बी बता रहे हैं, यानी कि कौन सा क्या कह रहा है? जेंडर रूढ़िबद्धता को कम करना है तो क्या करेंगे? बिल्कुल मिश्रित लिंग समूह वाले, यानी कि लड़के और लड़कियां भी एक ग्रुप में और सेकंड वाला जो ग्रुप बनाया है उसमें भी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एक साथ करेंगे और उन्हें विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को क्या समझना चाहिए? एक समस्या समझना चाहिए, एक गुण और साधन समझना चाहिए, एक रुकावट समझना चाहिए या एक व्यवस्थागत मुद्दा समझना चाहिए? बताएंगे आप लोग। बहुभाषिकता को, यानी कि बहुभाषिकता क्या होती है? जब क्लास में एक से अधिक लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाए उसे क्या कहते हैं? बहुभाषिकता कहते हैं। जैसे कि कोई कर्नाटका से आ रहा है, मलयालम बोल रहा है, ठीक है, कोई हमारी तरह आ रहा है तो हमारी तरह बोल रहा है, अरे भैया मैं न जाऊँ स्कूल आज, मैं तो आज स्कूल जाऊँगा ही ना। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, अरे पापा ना जाऊँगा। एक वीडियो आई थी बहुत दिन पहले, मतलब मैंने उस पर देखी थी, एक रील थी, डालते रहते हैं ना शॉर्ट्स वगैरह, ठीक है, अरे मोए ना जानो स्कूल, अरे ना जानो, ऐसे करके बोल रहा था वो बच्चा। एक ऐसे होते हैं बच्चे, तो उस वाली बहुभाषिकता को टीचर कैसे कंट्रोल करेगा? क्या करेगा? बिल्कुल, क्या समझेगा? एक गुण और साधन समझेगा। ऑप्शन नंबर बी जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है ना? हाँ जी, कोई राजस्थानी बोलता होगा। हाँ, मनीष शर्मा कह रहे हैं मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ। सही है। ओके, अगला प्रश्न है आपका आंशिक दृष्टि वाले, यानी कि आंशिक है, यहाँ पे आंशिक नहीं है, हाँ ओके, आंशिक यानी कि जिनको कम दिखता है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं है पढ़ने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है बोलती पुस्तकें स्पर्शीय सूचना पट उपलब्ध नहीं है। या ऑप्शन नंबर बी है छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट। या ऑप्शन नंबर 3 है आपका बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। या ऑप्शन नंबर डी है त्रिविमीय नक्शे वाले चार्ट। बताएंगे आपका आंशिक दृष्टि वाले छात्र के लिए कौन सी उपयुक्त साधन नहीं है पढ़ने के लिए? ओके, सी बता रही हैं कि कुमारी ब्यूटी, तो बताएंगे कुछ लोग नीतू कुमारी बता रही हैं बी, ओके, लेडी यादव, क्या नाम है इनका,
लाडू यादव बता रहे हैं ए, बिल्कुल बिल्कुल। मनीष बता रहे हैं आपका ए, बिल्कुल। क्या होगा आपका, क्या बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट बच्चे जिसको छू छू के पढ़ लें, क्या वो लाभदायक नहीं होगा? वो तो होगा, लेकिन उपयुक्त नहीं है, पूछ रहा है। तो छोटे मुद्रण वाली कार्यशीट जिसमें छोटा 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 लिखा होगा, क्या इसे आंशिक दृष्टि वाला बच्चा पढ़ लेगा? बिल्कुल गलत बात है, नहीं पढ़ पाएगा, और ये नहीं उपयुक्त ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 8। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान हो गया, यह समावेशी शिक्षा है। या ऑप्शन नंबर बी है दार्शनिकता को सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। या ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। बताएंगे कौन सा आपका समावेशी शिक्षा के लिए सही सबसे सटीक पॉइंट है इनमें? बिल्कुल बी बता रहे हैं, 7 का बी, बी 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 बिल्कुल। ओके, आयुषी बता रही हैं ए, कुमारी ब्यूटी बी बता रही हैं, बिल्कुल। जो लोग भी बी बता रहे हैं, दार्शनिकता के सभी बच्चों को, सभी बच्चे मतलब जो दृष्टि बाधित हैं, जो श्रवण बाधित हैं, जो मूक बाधित हैं, जो अस्थि बाधित हैं, यानी कि अस्थि बाधित जिनसे चला वाला नहीं जाता, जिनके हाथ पैर नहीं होते, ठीक है, और जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं पाते, दृष्टि बाधित जो देख नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसे बच्चे और सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं, समावेशी क्लास कहते हैं। तो उनको सबको समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन क्या अभ्यास का सिद्धांत नहीं है? क्या सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं है? या पुनर्वलन का सिद्धांत नहीं है? या आपका ऑप्शन नंबर 4 है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत नहीं है? बताएंगे आप लोग अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा सिद्धांत नहीं है? डी बता रहे हैं, ओके। मनीष शर्मा डी बता रहे हैं। सब लोग बताएंगे कौन सा वाला सही है? बिल्कुल अभ्यास का सिद्धांत नहीं है, क्या? बिल्कुल सही बात है। अभिक्रमित अनुदेशन, सक्रिय अनुबंधन, बिल्कुल। पुनर्वलन, बिल्कुल। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही नहीं है ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधित कारक है? आनुवांशिकता से संबंधित यानी कि आनुवांशिकता गुणों में हमें क्या क्या मिल सकता है? क्या आंखों का रंग मिलता है? या ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी होती है? या ऑप्शन नंबर सी है आपका समकक्षी व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति होती है? या ऑप्शन नंबर डी है आपका चिंतन पैटर्न? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता संबंध कारक है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर? ए 9 का बी बता रहे हैं, ओके। ए होगा आपका। अब्दुल बता रहे हैं ए, प्राची ये बता रही है, मनीष बता रहे हैं, अमन, ओके, अब्दुल, हाँ जी बिल्कुल। कौन सा वाला सही होगा? ए सही होगा आपका। आंखों का रंग, आंखों का रंग, बालों का रंग, जो हमारी हाइट होती है वो भी कभी कभी हमें आनुवंशिकता से मिल जाती है, ठीक है। हमारी जो फेस होता है, हो सकता है किसी के पापा काले हो तो बच्चा भी काला हो जाए, ठीक है। तो यानी कि हमारा कलर ये आनुवंशिकता से मिलता है। तो भैया सामाजिक गतिविधियां किससे संबंधित हैं? इन्वायरमेंट से, ठीक है। समकक्षी इन्वायरमेंट, चिंतन पैटर्न भी इन्वायरमेंट से ही करते हैं। तो आंखों का रंग आपका किससे संबंधित है? आनुवंशिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। परिवार और पड़ोस, ऑप्शन नंबर बी है गांव एवं शहर, या ऑप्शन नंबर सी है देश एवं राजनीति, या ऑप्शन नंबर डी है परिवहन एवं संचार साधन। बताएंगे आप लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हाँ जी, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चे की?
समाज में बच्चा सबसे पहले कहाँ पे आता है? परिवार में आता है, नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो सबसे पहले सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण कहाँ से उपयोगी है? परिवार एवं पड़ोस से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो लोग भी ए दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा गया था? क्या 4 चरणों में बांटा गया था, क्या 3 में, या 7 में, या 5 में? बताएंगे आप लोग। रिंकू बता रहे हैं ए। ओके, ए। कुछ लोग 5 भी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं। ओके, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? हाँ जी, बिल्कुल। कितने भागों में बांटा गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को? 4 चरणों में। कितने में? 4 में। ठीक है। एक होता है आपका सबसे पहले 0 से 2, ये होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। उससे ऊपर होता है 2 से 7, ये होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक होता है आपका 7 से 11, वो होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और एक होता है 11 से 15, वो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कितने चरणों में बांटा गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को? 4 चरणों में बांटा गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या भाषा के विकास से संबंधित है, क्या सृजनात्मकता से संबंधित है, क्या मूल्यांकन से संबंधित है, या समावेशी शिक्षा से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? हाँ जी, परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग मुझे इसका आंसर। ओके, परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? बिल्कुल, किससे संबंधित होता है परिपक्वता का सिद्धांत? भाषा विकास से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। परिपक्वता का सिद्धांत, जो लोग भी ए बता रहे हैं, प्राची हैं, मनीष बता रहे हैं, अनीता बता रही हैं बी, रानी ए बता रही हैं। जो लोग भी ए बता रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है। कोई बच्चा है आपकी क्लास में और वो लेट आता है रोज, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, ठीक है? क्या उसके मम्मी पापा से शिकायत करेंगे? या ऑप्शन नंबर 2 है उसे दंड देंगे? या ऑप्शन नंबर सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे? या ऑप्शन नंबर डी है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे? बताएंगे आप लोग कौन सा सही होगा? अगर आपकी क्लास में आप भावी टीचर हो, भावी अध्यापक हो आप हमारे देश के, ठीक है, और आपकी ही क्लास में कोई बच्चा आपको ऐसा मिल जाए कि जो रोज लेट आता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, 10 का ए बता रहे हैं, नीतू बता रही हैं ए, उसके मम्मी पापा को सूचित करेंगे। अब्दुल बता रहे हैं सी। बिल्कुल, जो लोग भी सी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल वो लोग अपनी पीठ थपथपाएंगे, बहुत सही आंसर बता रहे हैं। अरे भैया, अध्यापकों को सूचित करेंगे? नहीं, अध्यापकों को सूचित नहीं करेंगे। सरकार आपको सैलरी दे रही है, अभिभावकों को थोड़ी ना दे रही है, अभिभावकों उनके पेरेंट्स को थोड़ी ना दे रही है, आपको टीचर बनाया है, तो आपको ही कारण जानना पड़ेगा ना। उसे दंड देंगे तो सरकार आपको दंड देगी। अगर बच्चे को आपने दंड दे दिया ना, तो सरकार आपको सस्पेंड करके फेंक देगी, ठीक है? कारण जानने की चेष्टा करेंगे, बच्चा क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है उसकी, क्या उसकी सोचने कोई प्रॉब्लम है, या बच्चे को कोई आने में दिक्कत है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? सी लगाएंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विद्यार्थी में अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी तरीका। अवांछनीय व्यवहार कैसा होता है? जैसे कि बच्चा अपने परिवार से स्कूल आता है, विद्यालय आता है, तो अवांछनीय व्यवहार का मतलब होता है वो अपने परिवार की लैंग्वेज बोलता है। जैसे कि हो सकता है उसके परिवार में बोला जाता हो कि लड़के किचन में नहीं जाते, तो किचन में ना जाता हो वो। हो सकता है उसके जो पापा हैं, हो सकता है उसकी मम्मी पर हाथ उठाते हों, तो वो सोचता है कि हाँ जी, लड़कियों पर हाथ उठाना आम होता है। या हो सकता है उसके घर में लड़कियों को या उसके घर में गाली वगैरह दी जाती हो, तो वो बच्चा भी अपनी जो लैंग्वेज है उसमें गाली देता हो, ठीक है? तो वो होता है अवांछनीय व्यवहार। तो उसको ही आपको बदलना है, तो आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे, उसे दंड देंगे। ऑप्शन नंबर बी है अभिभावकों के ध्यान में इसे लाएंगे। या ऑप्शन नंबर सी है अवांछनीय व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। या ऑप्शन नंबर डी है उसकी उपेक्षा करेंगे, बच्चे की बुराई करेंगे। है
कितना बच्चा है, छी छी, गाली देता है, ऐसे करेंगे, बताएंगे आप लोग। दंड देने वालों देख लो, सरकार आपको ढंग से दंड दे देगी, जो भी दंड लगाया है वहाँ पे। दंड नहीं होगा, दंड देना बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है, बच्चों को दंड देना, डांटना, निरुत्साहित, हतोत्साहित, ठीक है, रट्टा मरवाना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं, देखते ही काटने हैं। अभिभावकों को बीच में लाना ही नहीं है, आपके और स्टूडेंट के बीच की मध्य की बात है। अभिभावक आ कहाँ से गए? ऑप्शन नंबर सी, अवांछनीय व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उसका उपचार करना, यही क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका। अगले प्रश्न को देखेंगे आप लोग। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति हो सकती है, ईमानदारी हो सकती है, या ऑप्शन नंबर सी है सहभागिता हो सकती है, या ऑप्शन नंबर डी है आज्ञाकारिता हो सकती है। बताएंगे आप लोग, एक विद्यार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? बताएंगे आप लोग। क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या ईमानदारी होनी चाहिए, क्या सहभागिता होनी चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए? सी बता रहे हैं सहभागिता, सब लोग बताएंगे। ओके, सहभागिता। कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, जैसे कि कविता है। ओके, प्राची डी बता रही हैं। हाँ जी, बताएंगे क्या होगा। अगर बच्चा क्या होगा? आज्ञाकारी होगा। आज्ञाकारी होगा यानी कि आज्ञाकारी का मतलब होता है बच्चा अगर बात मानेगा। आपने कह दिया कि बेटा आज आपको समूह चर्चा करनी है, आज आपको समूह बैठ के सबके सामने साथ पढ़ना है, तो वो सहभागिता निभाएगा। सहभागिता निभाएगा, नहीं निभाएगा अगर वो आज्ञाकारी है, नहीं तो परेशान करेगा, क्लास में डिस्टर्बेंस करेगा, ठीक है, उसके लिए आप कारण ढूंढते डोलना फिर, ठीक है। अगर आज्ञाकारी बच्चा है तो सहभागी जरूर बनेगा आपके कहने से, ठीक है। ईमानदारी वाला भी उसमें अनुभव होगा, ठीक है। उत्तरदायित्व की भी अनुभूति होगी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो लोग भी लगा रहे हैं, यानी कि अगर आज्ञाकारी बच्चा हुआ तो ये सारे पॉइंट आपके फॉलो कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, यानी कि 12 साल का बच्चा है उसमें सबसे अधिक क्या होना संभव है, यानी कि कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई होती है उसको, या ऑप्शन नंबर बी है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति होगी उसमें, या ऑप्शन नंबर सी है अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित होंगी उसकी, या ऑप्शन नंबर डी है समकक्षी के अनुमोदन की बेचैनी होगी, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होगी। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा। 12 वर्ष का बच्चा है, किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है वो बच्चा, 12 वर्ष का बच्चा है, किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा उस बच्चे में? हाँ जी, बताएंगे आप लोग। आनंद डी बता रहे हैं और प्रतिमा बता रही है सी। तो क्या होगी? कुल प्रेरकों में समन्वय में कठिनाई तो होगी नहीं बच्चे को, ठीक है। वयस्कों को खुश करने के बारे में भैया किशोरावस्था वाले लोग नहीं सोचते, वयस्कों को खुश करने के बारे में तो जो बाल्यावस्था में होते हैं ना, है ना, कौन सी परिश्रम बनामहीनता की अवस्था जो होती है, अच्छा लड़का लड़की बनने वाली जो एज होती है, वो वाले बच्चे सोचते हैं। किशोर नहीं सोचते, किशोर तो जो ठीक है वही ठीक है, किशोर नहीं सोचते हैं। और बच्चा क्या है? किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है। अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना, यहाँ पे सीमित नहीं होते, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी हो जाती है उन बच्चों में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किस विधि द्वारा? क्या मार्गांतीकरण के द्वारा, या सहसंबंध द्वारा, या आपका विलयन द्वारा, या नवीनीकरण द्वारा? बताएंगे आप लोग। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नवीनीकरण होगा तब आएगी विलयन, सहसंबंध, मार्गांतीकरण? बिल्कुल। कौन सा वाला सही होगा आपका? बिल्कुल, कौन सा वाला सही है? ऑप्शन नंबर ए, मार्गांतीकरण के द्वारा। अगर हम बच्चे को क्या, अगर बच्चा कोई वो कर रहा है, अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, मार्गांतीकरण का मतलब होता है कारण जान के उसका उपाय कर देना, है ना, कारण जानना और उसका उपाय करना, तो ये होता है मार्गांतीकरण। बच्चा अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, स्कूल टाइम से नहीं आ रहा है, ठीक है, और
जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है उनको टीचर की हेल्प के द्वारा सॉल्व कर देना, वही होता है आपका मार्गांतीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चे की मूल प्रवृत्ति क्या है, गाली देना, अवांछनीय व्यवहार करना, क्योंकि उसने अपनी फैमिली से सीखा है, एनवायरनमेंट से सीख लिया पहले यही वाली बात, तो मार्गांतीकरण के द्वारा उसे ही दूर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, बताएंगे आप लोग। ओके, एक बुद्धि परीक्षण है और उसमें 16 वर्षीय बच्चा है, 75 अंक प्राप्त करे हैं तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, क्या 8 वर्ष होगी, क्या 12 होगी, क्या 14 होगी या 15 होगी, बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है आपका। बी बता रहे हैं कौन, कविता मीना बता रही हैं बी। देखिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, यानी कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। तो भैया उसकी जो मानसिक आयु यानी कि उसकी जो 16 वर्षीय बच्चा है, यानी कि जो उसकी वास्तविक आयु दे रखी है, मानसिक आयु कितनी x दे दी उसने हमें, क्योंकि मानसिक आयु तो हमें बता ही नहीं है, मानसिक आयु पूछ रहा है ये, और वास्तविक आयु कितनी है उसकी 16 वर्ष है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और इजिकल टू हमें क्या प्राप्त हो रहा है आपका, उसकी बुद्धि लब्धि 75। ठीक है, देन आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, तो 75 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 100, तो 25 से काटेंगे, 25 × 75, 25 चौके 100 और 4 चौके 16 और 4 तिया 12 वर्ष, तो कितना 12 ईयर। ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी, बी जिन लोगों ने भी बताया है, सृष्टि यादव बी बता रही हैं, बिल्कुल जिन लोगों ने भी बताया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया है, क्या स्किनर साहब ने दिया है, क्या पावलोव साहब ने दिया है, क्या थॉर्नडाइक ने दिया है या कोहलर साहब ने दिया है, बताएंगे सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन से संबंधित हैं। ओके, बताएंगे आप लोग। गेस्टाल्टवादी कौन है, क्या स्किनर साहब हैं। स्किनर साहब ने किसका प्रयोग किया है, कि स्किनर साहब ने दिया है क्रिया प्रसूति का सिद्धांत, और प्रयोग किया है किस पर, चूहे पर और कबूतर पर। ठीक है, पावलोव साहब ने दिया है आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और प्रयोग किस पर किया है, प्रयोग किया है आपका किस पर, कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, और प्रयोग किस पर किया है, बिल्ली पर किया है। और आपका कर सीखने का जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है उस पर प्रयोग जो किया है वो कोहलर साहब ने किया है, और जो प्रयोग किया है वो किस पर, चिंपैंजी पर किया है, किस पर, चिंपैंजी पर किया है। और चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान नाम की चिंपैंजी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरा मानना है विद्यार्थी को अनुशासन में रखा जा सकता है, कैसे, जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए तब बच्चे अनुशासन में रह सकते हैं, या ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय में कठोर नियमों का अनुपालन करके, या ऑप्शन नंबर आपका अगला है आर्थिक दंड देकर, या ऑप्शन नंबर डी है अभिभावकों का सहयोग लेकर। बताएंगे आप लोग विद्यार्थियों को अनुशासन में कैसे रखा जाता है। हाँ जी, वर्दाइमर एवं कोहलर है। वर्दाइमर ने गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया था, लेकिन प्रयोग किसने किया है, कोहलर ने किया है, और उसमें हेल्प किसने की थी, कोफका साहब ने की थी। ठीक है, वर्दाइमर आपके प्रवर्तक हैं, यानी कि जैसे कोई नाम दे दे आपको, वर्दाइमर ने गेस्टाल्ट नाम दिया है, और लेकिन प्रयोग उस पर गेस्टाल्टवाद पर किसने किया है, कोहलर ने किया है, और हेल्प किसने की है, कोफका साहब ने की है। ठीक है, ओके, बताएंगे अनुशासन में कैसे रखा जा सकता है विद्यार्थी को। हाँ जी, राजीव यादव बता रहे हैं ए, प्रियंका बता रही हैं ए, बता रही हैं खुशबू भी ए बता रही हैं, आयुषी बता रही हैं ए, बिल्कुल सृष्टि हैं, मनीषा हैं, ATP हैं, बिल्कुल सीमा हैं, जो लोग भी बता रहे हैं ए, बिल्कुल राइट आंसर है उनका। ठीक है, नेहा वर्मा बता रही हैं ए, यानी कि उनको बौद्धिक संतुष्टि देकर क्या है, अनुशासन में रखा जा सकता है, कठोर नियम, दंड, अभिभावकों का सहयोग लेना गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में
अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था को विशेषता है? बताएंगे आप लोग। क्या अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है या संवेदीगामक, ठीक है, संवेदीगामक अवस्था की है, क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की है, क्या आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है? बताएंगे आप लोग। अमूर्त तर्क करता है बच्चा, परिपक्व नैतिक चिंतन आ गया है बच्चे में, तो कौन सी वाली अवस्था में पहुंच गया है बच्चा? बताएंगे आप लोग मुझे इसका आंसर। हाँ जी, परिपक्व नैतिक चिंतन। डी मूर्त। बी भी बता रहे हैं कुछ बच्चे। देखिए कौन सी वाली अवस्था है, ये है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें दिखाई ना दें, उन पर चिंतन कब करने लगता है बच्चा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और ये आपकी कब तक? ये 11, ओके एक मिनट, ये आपकी सबसे लास्ट वाली एज हो जाती है। किसकी? पियाजे के अनुसार बताई गई अवस्था हुई लास्ट वाली एज है ये वाली, ठीक है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। कैसा? अमूर्त चिंतन करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। कैसा? मूर्त चिंतन करता है, ठीक है। मूर्त चिंतन यानी कि कोई चीज़ दिख रही है उन पर चिंतन करेगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दे उस पर चिंतन करेगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था में बच्चा चिंतन करता ही नहीं है, ठीक है। और बस हाथों को चूसना, ठीक है, ये सब कुछ करता है। बच्चे को मुखी अवस्था होती है, मुख से वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, मुंह में हाथ देना, ठीक है। अगर बच्चे के मुंह में आप वो क्या बोलते हैं, वो शहद की सी वो आती है, वो भी डाल देती है, बच्चा उसको भी चूसता रहता है, उसको अपने मुंह को चलाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ध्यान केंद्रित करता है, चिंतन नहीं करता। चिंतन आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? मूर्त पूछेगा आपको, पूछ लेगा कि बताइए बच्चे का जो चिंतन है कहाँ से स्टार्ट होता है? वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से स्टार्ट होता है। और बच्चा उसमें मूर्त चिंतन करता है, यानी कि जो चीज़ दिख रही है सिर्फ उन पर चिंतन करेगा, ठीक है। जो चीज़ दिखाई नहीं देंगी उन पर चिंतन नहीं करेगा, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो दिख रही हैं उन पर भी करेगा, जो नहीं दिख रही हैं उन पर भी करेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, राधे राधे। हाँ पूनम, राधे राधे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितने के बीच में होती है? जो औसतन बुद्धि वाले होते हैं, क्या 70 से यानी कि 70 से 89 के बीच में होती है, या आपका 50 से 59 के बीच में होती है, या 90 से 109 के बीच में होती है, या 110 से 129 के बीच में होती है? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? बताएंगे आप लोग। सामान्य बुद्धि वाला जो बच्चा है IQ लेवल उसका कितना होगा सामान्य बुद्धि वाले का? हो, बी वाले कहाँ से आ गए ये? औसत बुद्धि यानी कि सामान्य बुद्धि कह सकते हैं हम औसत को। सामान्य बुद्धि वाला बच्चा कितना IQ लेवल होगा मेरे भाई उसमें? बी बता रहे हो? अरे भैया, ये तो मंदबुद्धि में पहुंच गया बच्चा। क्या होगा? जो लोग भी 90 से कितना बता रहे हैं, 109, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 90 से 109 के बीच में सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि वाला बच्चा होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। अधिगम का क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक ने दिया है, या पावलोव ने दिया है, या टॉलमैन या स्किनर ने। बताएंगे अधिगम का आपका अधिगम का जो सिद्धांत है कौन सा, क्रिया प्रसूति का सिद्धांत, ये किसने दिया है? बताएंगे आप लोग। हाँ जी, राधे राधे सबको, राधे राधे भैया। बताएंगे आप लोग। अधिगम का क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? ओके,
डी डी डी, कुछ लोग सी वाले भी हैं। हाँ जी, किसने दिया है? स्किनर साहब ने दिया है इसका अधिगम का क्रिया प्रसूति सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है आपका? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। किसका? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। किसका? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। प्रयोग किस पर किया था इन्होंने? बिल्ली पर किया था, कैट पर किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। ठीक है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर किया है। और सिद्धांत किसका दिया है आपका? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। किसका? पावलोव ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। टॉलमैन साहब ने कौन सा? चिन्ह सिद्धांत दिया है। किसने? चिन्ह सिद्धांत दिया है। किसने? टॉलमैन साहब ने। और क्रिया प्रसूति का सिद्धांत किसने दिया है आपका? स्किनर साहब ने। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है आपका, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? इनकी नीड थ्योरी किसने दी है? क्या मैस्लो साहब ने दी है? ठीक है, क्या वाटसन साहब ने दी है? क्या आपका कोहलर ने दी है या पावलोव ने दी है? बताएंगे आप लोग। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? इनकी नीड थ्योरी किसने दी है? बताएंगे आप लोग। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अवधेश गुड इवनिंग। बताएंगे। ओके, आयुषी बता रही हैं फर्स्ट मैस्लो ने। बिल्कुल, कौन किसने दिया है? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है आपका मैस्लो साहब ने। ठीक है। और व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है? वाटसन भाई को कहा जाता है व्यवहारवाद के जनक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। अरे बी वालों, कहाँ से आए हो आप? मैस्लो होगा। वाटसन ने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है। ठीक है, वाटसन साहब ने, इन्होंने अपने बच्चे पर ही प्रयोग, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इन मनोवैज्ञानिकों को कोई और नहीं मिलता था प्रयोग करने के लिए। पावलोव साहब ने बच्चों पर प्रयोग कर डाला, वाटसन साहब ने बच्चों पर प्रयोग कर डाला। ठीक है, बच्चों के व्यवहार में बच्चों को डरा ही डाला वाटसन साहब ने तो अपने बच्चे को। है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक शिक्षिका का प्रयास होना चाहिए। एक शिक्षक शिक्षिका का प्रयास क्या होना चाहिए? क्या प्रधानाचार्य को सदैव प्रसन्न रखें, या विद्यालय में कम से कम उपस्थित हो, प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिलाएं, या आप नियमित उत्तरदायियों का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करें? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? एक शिक्षक या शिक्षिका की भूमिका कैसी होनी चाहिए? हाँ जी, राम राम, राम राम जी। आराध्या कह रही है मैम प्लीज कमेंट फ्रंट जी। जय श्री राम। हाँ जी, बताएंगे आप लोग क्या होनी चाहिए? डी डी डी, बिल्कुल आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रधानाचार्य को खुश होने के लिए टीचर नहीं बने हैं आप, कम से कम विद्यालय में आएंगे हैं। क्या पहले जैसा जो नियम चल रहे थे, पहले जो मैडम बन गई और क्या करती हैं और स्कूल ही नहीं जाती थी। प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ के लिए थोड़ी ना टीचर बनाए गए हो आप। नियमित उत्तरदायियों का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छी स्मृति नहीं है। अच्छी स्मृति नहीं है, क्या शीघ्र स्मरण अच्छी स्मृति नहीं है, या शीघ्र पहचानना अच्छी स्मृति नहीं है, या शीघ्र विस्मरण अच्छी स्मृति नहीं है, या शीघ्र अधिगम आपका स्मृति अच्छी नहीं है? बताएंगे कौन सा वाला आपका अच्छी स्मृति नहीं है? आराध्या कह रही हैं मैम हम आपकी क्लास पहली बार ली हैं और आपको देखना चाहती हैं। देखिए क्या करोगी, क्वेश्चन देखो, आपको सीटेट देखना है, पढ़ाई करनी है, मैम को देख के क्या करोगी? बताएंगे क्या क्या नहीं है इसका लक्षण? तो बिल्कुल शीघ्र विस्मरण, यानी कि जल्दी किसी चीज़ को भूल जाना, यही आपका एक अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं होता। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। क्या पारंपरिक अवस्था में होती है, या पूर्व पारंपरिक अवस्था में होती है, या पाश्चात्य यानी कि आपकी जो पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज होती है उसमें होती है, या इनमें से कोई नहीं? बाह्य कारकों से कौन सी वाली में? क्या प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में होती है, या कॉन्वेंशनल स्टेज में होती है, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज में होती है? बताएंगे आप लोग।
बताएंगे आप लोग। देखिए, जो आपकी पारंपरिक अवस्था होती है, यानी कि जो प्री कॉन्वेंशनल स्टेज होती है ना, इसमें बच्चा नैतिक अनैतिक नहीं होता। जो नैतिकता आती है, अगर मम्मी बोले बेटा झूठ बोलना गलत बात है, झूठ बोलना पाप होता है, तो नैतिकता कहाँ से आएगी? वाहे से आएगी, वाहे कारक से। कौन बता रहा है झूठ बोलना पाप है? मम्मी ने बताया, इसलिए झूठ बोलना पाप होता है। बच्चे को नहीं पता झूठ बोलना गलत है, बच्चे को नहीं पता चोरी करना पाप होता है। अगर मम्मी कहेंगी बेटा चोरी करना पाप होता है, ठीक है, तब वो क्या है, तब वो उसमें नैतिकता आएगी। हाँ जी, चोरी करना पाप होता है आपका। तो कहाँ से आई नैतिकता? वाहे कारकों से आई। कौन सी वाली में? पारंपरिक यानी अवस्था में, यानी कि प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, पूर्व पारंपरिक अवस्था। ओके, कौन सी वाली? पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है एक पारंपरिक। तो कौन सी वाली अवस्था में आती है नैतिकता? बाहर से पूर्व पारंपरिक अवस्था में आती है, यानी कि प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में आती है। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? शिक्षक केंद्रित है, विषय केंद्रित है, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित? बताएंगे कौन सा वाला सही है। क्या हो गया? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बिल्कुल किसके? बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में ही तो योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है, या वर्तमान समय की अनावश्यकता है, या अत्यंत खर्चीली है, या ऑप्शन नंबर डी है मात्र धन की बर्बादी करती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्या वर्तमान में ये अनावश्यक है? अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? इसको हम दूरस्थ शिक्षा भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कूल नहीं होता, रोज हमें विद्यालय नहीं जाना होता, ठीक है, और हम दूरस्थ यानी कि दूर बैठे हुए भी ये वाली शिक्षा ले सकते हैं। ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक होती है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कहती होती है जहाँ पे स्कूल होता है आपका पर्टिकुलर, स्कूल में जाना होता है, टाइम टेबल होता है, सब कुछ आपका क्लियर होता है। तो वो वाली कैसी शिक्षा होती है आपकी? औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है भैया? अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और आपको क्या करना है, पॉलिटेक्निक आप किए हैं और आपको बीटेक करना है, तो क्या वर्तमान समय की आवश्यकता नहीं है? ये बिल्कुल आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे इस कथन का क्या अभिप्राय है? शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ हो, या ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा सस्ती हो, या ऑप्शन नंबर सी है बच्चा शिक्षित हो, या ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक परिवार खुशहाल हो? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? हाँ जी, बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है आपका? ये शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे में निहितार्थ क्या है, यानी कि इसका अभिप्राय क्या है, इसका कहने का मीन्स क्या है? ए, सभी लोगों के लिए सुलभ हो, शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ हो। बिल्कुल भैया, शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ हो, यही शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे इसका अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का प्रमुख व्यावसायिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, या ऑप्शन नंबर बी है आपका स्वयं का सर्वांगीण विकास करना, या ऑप्शन नंबर सी अपने परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी विद्यालय का विकास करना? बताएंगे आप लोग एक शिक्षक का प्रमुख व्यावसायिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है? ए बिल्कुल, ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना यही शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पसंद करूंगा जो, अगर आप भावी अध्यापक बन जाएंगे तो आप कैसे बच्चों को पसंद करेंगे? क्या जो उच्च परिवार से आते हो, यानी कि जो रॉयल फैमिली से आते हो, उनको पसंद करेंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी है जो देखने में एकदम सुंदर लगती हो उनको, या जो आज्ञाकारी हो उनको पसंद करेंगे। आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी मैम, ओके मैम, जी मैम, ओके मैम, इसको पसंद करेंगे। या ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में अधिक क्रियाशील हो उनको पसंद करेंगे।
बताएंगे आप लोग। ओके। शिक्षक होने पर अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पसंद करूंगा जो कैसे होंगे। बिल्कुल, आज्ञाकारी से मतलब नहीं है, बच्चा आज्ञाकारी होना चाहिए ठीक है, लेकिन जो क्रियाशील रहता है ना वो क्या आज्ञाकारी भी होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो अधिक क्रियाशील रहते हों क्लास में मैं उनको बहुत पसंद करूंगा। हाँ जी, अगला प्रश्न बताएंगे। विद्यार्थी को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता करने के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लीव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या उदाहरण दे रही है। देखिए, बच्चे की हेल्प कर रही है, ठीक है, कौन, टीचर। क्या है, बच्चे की थोड़ा संघर्ष कर रहा है बच्चा और उसको संघर्ष करता देख अध्यापिका उसको संकेत दे रही है, आधे सुलझे उदाहरण भी दे रही है। वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या दे रही है, क्या पाठ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग दे रही है, या परिवर्तन दे रही है, या क्रमबद्धता दे रही है, ठीक है, या प्रतिपादक अध्यापन दे रही है। बताएंगे आप लोग क्या दे रही है। विद्यार्थी को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख उनकी सहायता करने के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत देती है। आधे सुलझे हाँ जी बिल्कुल, क्या है भैया ये है स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। यानी कि टेम्परेरी हेल्प किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा या किसी बड़े के द्वारा जब हमें कोई टेम्परेरी हेल्प दी जाती है उसे ही क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि हमें बचपन में साइकिल चलानी आती थी क्या, नहीं आती, ठीक है, हमने साइकिल चलाई और पकड़ा किसने, हमारे पापा ने पीछे से साइकिल को पकड़ा, तो पापा हमें क्या दे रहे थे, टेम्परेरी हेल्प दे रहे थे। बिल्कुल ओके मैम, मेरा कमेंट देख रहे हैं। ए प्रतिमा बता रही हैं बिल्कुल ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको इसके फोल्डिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा एवं विचार पर ये लेव है और ये वाइगोत्स्की है लेव वाइगोत्स्की करेंगे यहाँ पर, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। क्या सुझाते हैं भाषा एवं विचार के बारे में, लेव वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, या ऑप्शन नंबर बी है संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, या ऑप्शन नंबर सी है भाषा एवं संज्ञानात्मकता में कोई संबंध नहीं होता, या ऑप्शन नंबर डी है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। बताएंगे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। हाँ जी, आराध्या बता रही हैं ए, सोनम कुमारी ए बता रही है, रोहिणी है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, कौन सा सही होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं आपके, बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है, भाषा आती है देन उसके बाद बच्चे का विकास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। वहीं दूसरी तरफ पियाजे जी बिल्कुल अपोजिट कहते हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। क्या ये पियाजे कहते हैं, कौन, पियाजे कहते हैं इस वाली बात को। बच्चे का पहले विकास होता है देन उसके बाद बच्चे में भाषा का विकास होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी कौन कहता है, पियाजे साहब कहते हैं, लेकिन भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है ये वाइगोत्स्की जी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तित्व विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बिना नहीं समझा सकता, संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। लीव वाइगोत्स्की जी ने कहा, जीन पियाजे जी ने कहा, या दीदी कब तक चलेगी क्लास, बस अभी 10-15 प्रश्न और हैं तब तक चलेगी, ठीक है।
ओके, स्किनर साहब ने कहा या लॉरेंस कोहलवर्ग साहब ने चला कहा, बताएंगे आप लोग। उसके बाद किसके हिंदी की क्लास चलेगी आपकी। ओके, हाँ जी, बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है। लेव वाइगोत्स्की जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैम नंबर से बताइए, नहीं पता चला है। राधे राधे। नीलम कुमारी, ओके, नंबरिंग क्वेश्चनिंग पे चाहिए आपको। ठीक है, अगर आज के प्रश्नों पे तो नंबरिंग नहीं है, लेकिन कल बिल्कुल कल मैं ले आऊँगी नंबरिंग आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। अवलोकन अधिगम, प्राण, द्वंद्वनात्मक अधिगम या अनुकूलन, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। बिल्कुल क्या सही है, पार्ड यानी कि स्कैफोल्डिंग, आधा अधूरा किया हुआ सवाल स्कैफोल्डिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लिव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या होता है। 4-5 साल का जो बच्चा होता है अपने आप से बात करता है, ये वाली बातचीत क्या होती है। उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है। ये ऑप्शन नंबर 2 है आपका, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। या ऑप्शन नंबर सी है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है। या ऑप्शन नंबर डी है, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। बताएंगे आप लोग, 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, यह क्या है। बिल्कुल, क्या कहते हैं इसे, आत्म केंद्रीयता या इसको अहम केंद्रितवादिता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सुमन ए बता रही हैं बिल्कुल। अगले प्रश्न पर चलेंगे। लिव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। क्या सहकर्मी सहयोगिता, या ऑप्शन नंबर वही है आपका सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर सी रटकर याद करने पर बल। या ऑप्शन नंबर डी है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। बताएंगे आप लोग किसको सबसे ज्यादा सरल बताया था। हाँ जी बिल्कुल, ए होगा बता रहे हैं। प्रतिमा बता रही हैं ए, सीमा बता रही हैं ए, ओके, लवली बता रही हैं, खुशबू है, सुनील है, एटीपी है, नीलम है। हाँ जी बिल्कुल, सहकर्मी सहयोगिता यानी कि किसी की हेल्प देना ही क्या होता है, सुसाध्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमन एक पहेले के यानी कि टुकड़ों को ठीक ठीक लगाने से, कोई पहेली है, पहेला नहीं है, पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहेगी, क्या होगी, बताएंगे आप लोग। क्या ऑप्शन नंबर ए है बच्चे को अप्रेरित करेगी। या ऑप्शन नंबर बी है उसे आक्रामक बना देगी। या ऑप्शन नंबर सी है अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी। या ऑप्शन नंबर डी है सीखने में मदद करेगी। बताएंगे आप लोग कौन सा सही होगा आपका। सी, बिल्कुल सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अधिगम के लिए पाड़ या ढांचे का काम करेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है आपका। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में को प्राण प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। प्राण यानी कि हेल्प, यानी कि टेम्परेरी हेल्प प्रदान करने की कौन सी वाली तकनीकी है। ऑप्शन नंबर ए है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना।
ऑप्शन नंबर बी है गलत जवाबों पर बच्चे को दंडित करना। ऑप्शन नंबर सी है समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो संकेत व इशारे देना। या ऑप्शन नंबर डी है प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। सी बता रहे हैं अमर, बता रहे हैं योगेंद्र, बता रहे हैं अमर, सीमा है बिल्कुल। जो लोग भी सी बता रहे हैं यानी कि समस्या सुलझाने के दौरान बच्चे को संकेत देना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होगी और आई होप आपको क्लास समझ में भी आई होगी। और आज की क्लास में आपके 60 से लेकर 70 प्रश्न थे, ठीक है, और आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, और वीडियो को लाइक करके सब लोग जाना। और एक और बात इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और जस्ट आपकी हिंदी की क्लास चलेगी। किसकी? हिंदी की क्लास चलेगी इसी चैनल पर, ठीक है। हिंदी का मॉक टेस्ट चलने वाला है, उसे आप सब लोग ज्वाइन कर लें अभी, ठीक है। ओके, क्लास का टाइम है आपका 8 यानी कि 8 PM। डेली क्लास 8 बजे चलती है आपकी, और ये कभी कभी 9:30 भी बजा लेती है CDP की क्लास, कभी कभी 10 भी बजा देती है आपकी। क्वेश्चनों के ऊपर है, क्वेश्चनों के लेवल के ऊपर है, जितना समझाना पड़ता है, ठीक है। और जस्ट आप लोग के इसमें हिंदी की क्लास होगी अभी जो 9:30 पर चलती है, लेकिन आपके 4-5 मिनट ऊपर चले गए हैं आज क्लास में आपकी हिंदी की में। आप लोग हिंदी वाली क्लास में पहुंचेंगे सब लोग, ठीक है। हिंदी की क्लास को लेंगे अभी। हिंदी का मॉक टेस्ट है जिसमें आपके कम से कम कितने 40 से 50 प्रश्न हैं आपकी हिंदी वाली मॉक टेस्ट में, ठीक है, जो सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रश्न हैं आपके। ओके, अब आप लोग उसी क्लास में पहुंचेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सबको राधे राधे।